गुड मॉर्निंग बच्चों। 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर प्रोबेबिलिटी की 16.7 के हम 12th क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके प्रीवियस वीडियो में। तो 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि एक एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा आपको और उस एक्सपेरिमेंट में जो ऑकुरेंस है उसको टोटल केसेस से डिनोट करना आपने, यानी कि टोटल उसके कितने केस हो सकते हैं। जैसे कि सामने आपके क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ पेयर ऑफ डाइस। यानी कि डाइस का जो पेयर है, डाइस का जो पेयर है, जैसे कि 2 डाई को एक साथ अगर हम थ्रो करते हैं तो ये सैंपल स्पेस हो जाता है उसमें 1 2 1 6, उसके बाद 2 1 से लेकर 2 6, फिर 3 1 से लेकर 3 6, 4 1 से लेकर 4 6, 5 1 से लेकर 5 6 एंड 6 1 से लेकर 6 6। तो ये सैंपल स्पेस आ जाएगा जब आप 2 डाई थ्रो करेंगे। और ऐसा जो एक्सपेरिमेंट है वो 3 बार परफॉर्म करना आपने, जैसा लिखा है यहाँ पर, नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ पेयर ऑफ डाइस। यानी कि 3 थ्रो करने हैं आपने, 3 थ्रो करने हैं पेयर ऑफ डाइस के। जैसे एक थ्रो आपके सामने है, ऐसा ही दूसरी बार, ऐसा ही तीसरी बार। तो उसमें डबलेट जो आएंगे, डबलेट कितनी बार आ सकते हैं उसमें, मिनिमम और मैक्सिमम टाइम्स कितनी बार आएंगे, उसका आपने पीडी बनाना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो मैं लेट कर लेता हूं बेटा, लेट एक्स बी रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल विच डिनोट number of doublets when a pair of dice is thrown thrice। ठीक है ना, एक पेयर ऑफ डाई को 3 बार थ्रो किया जाए तो देयरफॉर x कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3। यानी कि अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को 3 बार करते हैं, क्या ही एक्सपेरिमेंट, 2 डाई को एक साथ थ्रो करना, तो इस एक्सपेरिमेंट को आप 3 बार थ्रो करते हैं तो जो भी रिक्वायरमेंट है वो कम से कम क्या है, ऐसा हो जाए कि एक बार भी ना आए, वैसा हो जाए एक बार आ जाए। 3 बारी में से 3 बार ये काम करेंगे आप, तो ऐसा हो सकता है बेटा ये काम एक बार भी ना हो। क्या काम? डबलेट आने का काम। ऐसा हो जाए कि एक बार हो जाए, ऐसा हो जाए 2 बार हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों की तीनों बारियों में क्या आ जाए, आपका डबलेट आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0, सबसे पहले काउंट करेंगे प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0, यानी कि एक बार भी क्या ना आए, डबलेट ना आए। तो डबलेट होते हैं बच्चों, सबसे पहले इवेंट को लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट ए बी द इवेंट विच डिनोट द डबलेट। तो ये डबलेट हो गए बच्चों 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ये ए इवेंट हो गया आपका डबलेट आने का इवेंट। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पर, सबसे पहले नोट x इक्वल टू 0, यानी कि एक बार भी डबलेट ना आए, यानी कि नोट ए एंड नोट ए। तो बच्चों ए की प्रोबेबिलिटी निकाल कर रख लेना है। यहाँ पर मैंने पहले ये 2 लाइन लिख दी, आपने यहाँ पर पी निकाल लेना है, जो कि आ जाएगा 6/36। यानी कि टोटल एलिमेंट कितने हो गए इस इवेंट में, 6, और जो सैंपल स्पेस है उसके एलिमेंट है 36। तो 6/36 ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यानी कि 1/6। तो यानी कि पी आ जाएगा बेटा 1/6, 6/36 कैंसिल होकर, और नोट ए क्या आ जाएगा, देखो पी ए आपका आ गया 1/6, 6/36 करके, और नोट ए क्या आ जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे 5/6। तो इसको 1 में से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 5/6 5/6 5/6। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 125/216। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1, यानी कि एक बार आपका डबलेट आ जाए, एक बार डबलेट आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट ए,
एक बार क्या आ जाए, डबलेट आ जाए और 2 बार डबलेट ना आए। तो ऐसे केस बेटा 3 हो गए। ऐसा हो सकता है कि डबलेट फर्स्ट प्लेस पर आ जाए, सेकंड पर आ जाए, थर्ड पर आ जाए, कहीं पर भी आ सकता है। तो ऐसे ऐसे केस हो गए आपके 3। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि तीनों एक जैसे केस हैं। ऐसा लिखा जाएगा, देखो जैसे कि पहले थ्रो में डबलेट आ गया, ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे थ्रो में डबलेट आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे थ्रो में डबलेट आ जाए। तो P आ गया यहाँ पर। और ऐसा भी हो सकता है बेटा कि तीसरे थ्रो में डबलेट आ जाए, ऐसा भी हो जाएगा कि तीसरे थ्रो में डबलेट आ जाए। तो यानी कि 3 केस हो गए और तीनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा है। तो एक केस को सोल्व करके उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बच जाएगी अपनी। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें मैंने। P यानी कि डबलेट आए तो वो हो जाएगा 1/6। P नोट यानी कि डबलेट ना आए 5/6। P नोट यानी कि डबलेट ना आए 5/6 और 3 से मल्टीप्लाइड है ये। तो 25 3 जा 75 डिवाइडेड बाई 36, 216 सॉरी। नेक्स्ट है बच्चों प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2 यानी कि 2 बार क्या आ जाए, डबलेट आ जाए, 2 बार डबलेट आ जाए। तो PA इंटू PA और P नोट A 2 बार डबलेट आ जाए। तो ऐसे केस हो गए बच्चों 3 वापस 3 हो गए क्योंकि डबलेट ना आए, ऐसा हो सकता है थर्ड प्लेस पर ना आए, सेकंड पर ना आए और फर्स्ट पर ना आए। तो यहाँ पर भी 3 ही केस हुए, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपने कॉम्बिनेशन से फाइंड आउट करना कि कितने केस हुए तो वो आसान रहेगा कि क्योंकि यहाँ पर तो देखो नंबर ऑफ थ्रो कम है यहाँ पर। अगर नंबर ऑफ थ्रो जैसे 20 होते और फिर हम उसमें x की वैल्यू निकालते 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो अप टू 20 और ऐसा आ जाता है कि 3 बार डबलेट आए और 17 बार ना आए तो उसके केस ऐसे काउंट करने लेंथी हो जाएंगे। तो कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हो। जैसे आप इसमें कॉम्बिनेशन का यूज़ करूँ मैं, टोटल थ्रो है यहाँ पर 3, बीच में C आएगा और कितने एक जैसे हैं, 1 जो है वो अलग है इनसे। तो 3C1 कितना हो गया 3। आप इनको भी शामिल कर सकते हैं कि ये दोनों एक जैसे हैं तो 3C2 भी कितना आ जाएगा 3। तो 3 केस हो गए यहाँ पर। ये आ गया 1/6 1/6 5/6 1/6 1/6 5/6। तो ये 15/2 16 आ गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 3 यानी कि तीनों के तीनों क्या आ जाए, डबलेट आ जाए तीनों बारियों में। तो PA आ जाएगा 3 टाइम्स और इसका केवल एक ही केस बनेगा क्योंकि तीनों एक जैसे हैं। 3C0 लिख सकते हो जो कि 1 आ गया। तो 1/6 1/6 1/6 तो ये आ जाएगा बच्चों 1/2 16। तो PD आपने इस तरीके से तैयार कर लेना है, XI और PI ओरिजेंटली आप लिख सकते हो या वर्टिकली लिख सकते हो। देखो XI है आपका 0 1 2 और 3 और PI है आपका 125/2 16। नेक्स्ट है 75/2 16 और नेक्स्ट है 15/2 16 और नेक्स्ट है 1/2 16। ठीक है ना। तो ये PD तैयार हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है बेटा 14 क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन from a lot of 10 items containing 3 defectives, a sample of 4 items is drawn at random. Let the random variable x denote the number of defective items in sample. यानी कि 10 आइटम है आपके पास और 10 आइटम में से 3 डिफेक्टिव, तो 7 मैंने लिख दिए नॉन डिफेक्टिव। टोटल 10 हो गए बच्चों। और इन 10 आइटम में से 4 आइटम ड्रा करने आपने, 4 आइटम। इफ द सैंपल इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फाइंड। तो x डिनोट करता है बेटा नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स को और 4 डिफेक्टिव आइटम ड्रा करने हैं आपने और PD बनाना है x के लिए। तो भाई x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी 0 1 2 3 एंड 4। जब आप 4 आइटम ड्रा करेंगे तो डिफेक्टिव को डिनोट करता है, डिफेक्टिव की संख्या को डिनोट करता है x, यानी कि कितने डिफेक्टिव आ सकते हैं उसमें।
कॉमन सेंस की बात है बेटा, प्रैक्टिकली भी कर सकते हो आप। आपके पास 10 आइटम हैं और उसमें 3 डिफेक्टिव और 7 नॉन डिफेक्टिव हैं, और उसमें से 4 आपने आइटम निकालने हैं बिना देखे, विदाउट रिप्लेसमेंट से, यानी कि निकाल कर बाहर रख देने आपने। जैसे पहला आइटम निकाला तो बाहर रख दिया, दूसरा निकालने से पहले को वापस अंदर नहीं डालना, बाहर ही रखना है। तो दूसरा निकालने चलेंगे तो आपके पास 9 आइटम रह जाएंगे टोटल, तीसरा निकालने चलेंगे तो 8 आइटम रह जाएंगे, चौथा निकालने लगेंगे 7 आइटम रह जाएंगे, यानी कि निकाल कर बाहर रखना आपने, वापस अंदर नहीं रखना, इसलिए बोला गया यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट। तो बेटा कॉमन सेंस की बात है, जब आप 4 आइटम उसमें से निकालते हो तो डिफेक्टिव की संख्या कितनी हो सकती है? 0 1 2 3 4 हो नहीं सकती। देखो 4 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 3 ही आइटम निकालने आपने। तो देयरफॉर x कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3। अगर आप 4 लिखेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 0। 4 लिखेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप 0 लिख देना, ठीक है ना, वरना इसको हटा सकते हो आप यहाँ से। यानी कि x की वैल्यू कहाँ तक जाती है बच्चों? x की वैल्यू अब आपने ये सीखना है यहाँ पर। देखो अब तक जितने क्वेश्चन आए हैं आपके सामने उसमें क्या है, जैसे कि 4 आइटम ड्रा करने हैं तो x की वैल्यू 4 तक जाती है, 5 आइटम ड्रा करने 5 तक जाती है, मतलब जितने ड्रा करने वहाँ तक जाती है x की वैल्यू। लेकिन एक्चुअली में x की वैल्यू कहाँ तक जाती है? जो ड्रा करना है वो, और जो उसमें उस तरह के आइटम हैं वो, उन दोनों का मिनिमम। जैसे कि डिफेक्टिव एंड ड्रान, इन दोनों का मिनिमम, इन दोनों की मिनिमम वैल्यू लेनी है आपने। यानी कि डिफेक्टिव कितने हैं आपके पास? इसमें 3, और ड्रा कितने करने हैं? 4। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 3, यानी कि 3 तक जाएगी x की वैल्यू। मान लो डिफेक्टिव होते इसमें 5 और ड्रा करने होते इसमें 4 ही लगा लीजिए, 4 आइटम ड्रा करने हैं और डिफेक्टिव आइटम इसमें 5, तो x की वैल्यू कहाँ तक जाती बच्चों? 4 तक, ठीक है ना। क्योंकि 4 ड्रा करने हैं तो 5 डिफेक्टिव कैसे हो सकते हैं? भले उसमें 5 डिफेक्टिव हो, लेकिन आपने आइटम अगर उसमें से 4 ड्रा करने हैं तो x की वैल्यू 5 तक कैसे जा सकती है बेटा? क्योंकि 5 तो आपने निकालना ही नहीं उसमें से। उसमें डिफेक्टिव कितने भी पड़े हों, आपने जो डिफेक्टिव निकालने हैं उसकी जो संख्या है वो 4 तक ही जाएगी, क्योंकि आपने 4 निकालने उसमें से। तो सीधी मैं बात बताऊं आपको, x की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, यानी कि कहाँ तक जाएगी x की वैल्यू? 0 से 1 से 2 से स्टार्ट कैसे होती है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं ये बताने लग रहा हूँ कि x की वैल्यू कहाँ तक जाएगी। आपने जितने ड्रा करने हैं वो लिखिए, और जिसमें से आपने ड्रा करने हैं, जैसे आपने डिफेक्टिव निकालना है तो डिफेक्टिव की संख्या लिखिए, आपने रेड बॉल निकालनी है तो रेड बॉल की संख्या लिखिए कितनी आपके थैले में, अरन में। आपने प्लेइंग कार्ड निकालने हैं, जैसे रेड प्लेइंग कार्ड निकालने, रेड प्लेइंग कार्ड लिखिए। यानी कि जो भी ड्रा करना है वो उस कैटेगरी की संख्या लिखिए यहाँ पर। अब दोनों का मिनिमम यहाँ पर लिख लीजिए। अब अपने जो प्रेजेंट क्वेश्चन है ये, इसमें क्या है? डिफेक्टिव आइटम है 3 और ड्रा करने हैं बेटा 4, तो x की वैल्यू 3 तक जाएगी केवल, क्योंकि भले ही 4 आइटम ड्रा करने हैं आपने, लेकिन डिफेक्टिव तो बेटा 3 ही आ सकते हैं आपके पास, 4 तो डिफेक्टिव है ही नहीं। अब आगे बढ़ते देखो, और x की वैल्यू मिनिमम क्या होती है, शुरुआत कहाँ से होती है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। जैसे कुछ ड्रा करना है तो उसमें मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी। कुछ भी ड्रा करना आपने, प्लेइंग कार्ड है, बॉल हैं, या फिर डिफेक्टिव कोई भी आइटम्स हैं इस तरीके से, तो 0 से स्टार्ट होगी। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा पढ़ा था हमने कि जिसमें ये लिखा था कि फाइंड द PD ऑफ सम ऑब्टेन्ड नंबर, सम ऑफ ऑब्टेन्ड नंबर, यानी कि 2 डाई अगर थ्रो करेंगे तो उसके ऊपर जो सम का PD बनेगा ना वो बनाइए आप, सम जो नंबर का सम होगा उसका PD बनाइए। तो बच्चों वहाँ पर x की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, क्योंकि 2 डाई आप थ्रो करोगे तो उस पर मिनिमम ये नंबर होते हैं, तो मिनिमम सम कितना हो जाएगा? 2। तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 से स्टार्ट होकर और 12 तक जाएगी, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं, जब 2 डाई को थ्रो किया जाएगा तो डाई के ऑब्टेन्ड जो नंबर होंगे उनका सम का PD बनाना है, तो x की वैल्यू 2 से लेकर 12 तक जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद अगर 3 डाई थ्रो करोगे तो x की वैल्यू जो है वो 3 से लेकर, अब यहाँ पर 3 से स्टार्टिंग हो जाए, क्योंकि मिनिमम सम कितना हो जाएगा? 3 1 1 1, तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 18, तो x की वैल्यू 3 से लेकर 18 तक जाएगी। अगर x डिनोट करता है सम को, ऑब्टेन्ड नंबर के सम को, जब 3 डाई थ्रो की जाती हैं,
तो बेटा ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है कि एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, और ये मैंने आपको बता दिया कि कहाँ तक जाएगी। जो ड्रा करना है उसकी संख्या लिखिए, और जो आपके पास आइटम है जिसमें से ड्रा करना है उसकी संख्या लिखिए। दोनों का जो मिनिमम है ना वो लिखिए यहाँ पर। अब स्टार्ट करते देखो, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू 0। 0 मीन्स एक बार भी आपका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल ना हो। तो मैं ए को लेट कर लेता हूँ, लेट ए बी द इवेंट विच डिनोट द डिफेक्टिव आइटम। देयरफॉर पी ए क्या आ जाएगा बच्चों, पी ए आ जाएगा, डिफेक्टिव हैं आपके पास 3 और टोटल हैं 7, 3/7, टोटल 10 सॉरी, ठीक है ना। और यहाँ पर आपने कैंसिल नहीं करना है इसको, जब विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है। वैसे तो इस क्वेश्चन में तो कैंसिल हो ही नहीं रहा ये, तो ये मैं इस क्वेश्चन को पूरा करके ये बात बताता हूँ आपको कि यहाँ पर कैंसिल करने से क्या गलती हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो नोट ए क्या आ जाएगा 7/10, 1 में से माइनस किया जाएगा इसको 7/10। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटा नोट ए नोट ए नोट ए। अब यहाँ पर आप मिस्टेक ये कर सकते हो ये देखकर कि भाई 3 है मैक्सिमम, तो 3 बार लिखना है इसको, नहीं बल्कि इसको 4 बार लिखना है, क्योंकि उसको उतनी बार लिखा जाता है जितने आपने ड्रा किए हैं। तो 4 आइटम ड्रा किए हैं तो आपने चारों दिखाना पड़ेगा कि पहले प्लेस पर क्या आया, दूसरे पर क्या आया, तीसरे पर क्या आया, चौथे पर क्या आया। अगर आपने ये नहीं दिखाया तो ये समझो आपने ये बताया कि पहले पर ए नहीं आया, यानी कि डिफेक्टिव नहीं आया, दूसरे पर डिफेक्टिव नहीं आया, तीसरे पर डिफेक्टिव नहीं आया, चौथा जो ड्रा किया उसमें क्या है, उसमें भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो उसमें भी डिफेक्टिव नहीं आया, ऐसे लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बेटा नोट ए की 7/10 यहाँ पर, और ये आ जाएगा 6/9, ये आ जाएगा 5/8, और ये आ जाएगा 4/7। आया समझ में? देखो पहली बार मैं निकालने चला, नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। अब एक उसमें से आइटम बाहर निकल चुका, तो फिर निकालने चलूँगा तो नॉन डिफेक्टिव आइटम बच जाएंगे 6 और टोटल 9। फिर निकालने चलूँगा नॉन डिफेक्टिव आइटम बच जाएंगे 5, टोटल 8। फिर निकालने चलूँगा नॉन डिफेक्टिव आइटम बच जाएंगे 4 और टोटल 7। तो भाई मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो इसकी आराम से। कैंसिल वैंसल, वैसे कैंसिल करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लोअर पार्ट सभी का सेम दिखाएंगे तो पीडी को वेरीफाई करना आसान हो जाएगा। पीआई का सम 1 करके दिखाना हमने, तो ही वेरिफिकेशन होगी उसकी। तो अब मैंने आपको कैंसिल करने के लिए क्यों मना किया था, वैसे तो इस क्वेश्चन में कैंसिल हो ही नहीं रहा। देखो इस क्वेश्चन में कैंसिल होता ही नहीं बेटा। मान लो अगर आपके पास यहाँ पर 9 आइटम होते, ये 6 होते, अगर मान लो ये 6 हो जाते तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती 3/6, और इसकी आ जाती 3/9 सॉरी, और इसकी आ जाती 9 में सेपरेट करेंगे 6/9। मान लो आपके पास ऐसा बॉक्स होता है जिसमें डिफेक्टिव आइटम 3 होते, नॉन डिफेक्टिव 6 होते। अब ये करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, इसको अगर मैं कैंसिल कर दूं इसमें से, तो कैंसिल करने से क्या आ गया 1/3 आ गया। ये कैंसिल कर दूं तो 2/3 आ गया। अब यहाँ पर मैं निकालने चलूँ नोट ए, तो ये 2/3 लिखूंगा, फिर एक कम करके 1/2 लिखूंगा, फिर एक कम करके 0 लिखूंगा, तो ऐसे सारे आंसर लगभग 0 हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर बिल्कुल भी कैंसिल नहीं करना, अगर कैंसिल होता है तो आपका, ठीक है ना। 3/10 इस क्वेश्चन में तो क्या है फ़ायदा कि कैंसिल ही नहीं होता बेटा, तो कैंसिल नहीं होता, इसमें तो गड़बड़ होगी नहीं कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। लेकिन अगर बाई चांस ये कैंसिल होता हो यहाँ पर और आप कैंसिल कर देते हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा। विद रिप्लेसमेंट का गलत नहीं होगा, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट में क्या है, ये अगर 7/10 है तो ये भी 7/10 होगा, ये भी 7/10 होगा, ये भी 7/10 होगा विद रिप्लेसमेंट में। यानी कि जो आइटम निकाला उसको पहले वापस रखा, फिर दूसरा निकाला, मतलब दूसरा निकालने से पहले वाला आइटम वापस रखा। तो विद रिप्लेसमेंट में मिस्टेक नहीं होगी, विदाउट रिप्लेसमेंट में मिस्टेक हो जाएगी। तो कभी भी यहाँ पर कैंसिल मत करना आप, और ऐसी आदत बना लीजिए बच्चों कि कैंसिल ना ही करो तो आप अच्छा रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। चाहे विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हो चाहे विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हो, बेटा एक बार आदत बना लीजिए आप यहाँ पर ना कैंसिल करने की, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा रनिंग वे में माइंड होता है, तो उसमें हम मिस्टेक ये कर जाते हैं कि विदाउट रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन में इसको कैंसिल करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। विद रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन में इनको कैंसिल कर सकते हो आप, अपर पार्ट को लोअर पार्ट से, लोअर पार्ट को अपर पार्ट से। विदाउट रिप्लेसमेंट में कैंसिल नहीं कर सकते।
तो आदत बनाइए कैंसिल ना करने की। यहाँ पर कैंसिल कर लीजिए, कुछ कैंसिल होता है तो फिर आपकी बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी, कितनी भी जल्दबाजी में बेशक से हो आप। तो उसके बाद है बच्चों प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 यानी कि एक बार के आ जाए आपके उसके ऊपर जो आइटम ड्रा किया है, एक बार डिफेक्टिव आ जाए और 3 बार डिफेक्टिव ना आए, यानी कि PA एंड नोट A नोट A नोट A। अब देखो बच्चों ऐसा हो सकता है कि पहले थ्रो पर पहले ड्रा किया उस पर डिफेक्टिव आ गया, ऐसा भी हो सकता है दूसरे ड्रा में डिफेक्टिव आ जाए, तीसरे ड्रा में डिफेक्टिव आ जाए, चौथे ड्रा में डिफेक्टिव आ जाए। तो 4 केस बनते हैं, चारों का मैग्नीट्यूड एक जैसा है, इसलिए मैं इसी को 4 से गुणा करके आंसर निकाल देता हूँ। अब यहाँ पर आपने कैसे देखे 4 केस बन गए, देखो ये जो नंबर है, ये जो टर्म है, ये पहले प्लेस पर आ सकती है या दूसरे पर या तीसरे पर या चौथे पर, तो आसानी से पता चल गया 4 केस बनते हैं। वरना कॉम्बिनेशन से चेक कर सकते हो, देखो टोटल ड्रा है यहाँ पर 4, सी बीच में लगाना कॉम्बिनेशन, और 4 में से कितने एक जैसे हैं, मतलब कितने डिफरेंट हैं 1, तो 4C1 कितना आ गया आंसर 4। आप ये भी कह सकते हो कि 3 डिफरेंट हैं इससे, तो 4C3 भी कितना आएगा 4। तो कॉम्बिनेशन से भी आप नंबर ऑफ केसेस फाइंड आउट कर सकते हो और इसी से करना आपने। तो भाई यहाँ पर 4 एज इट इज़, और PA की जगह आ जाएगा बच्चों 3/10 और नोट A की जगह आ जाएगा बच्चों 7/9। देखिए आपने जो यहाँ पर निकाला डिफेक्टिव निकाला तो 3/10 हो गया। अब दोबारा निकालने चलेंगे उसमें, वो डिफेक्टिव आपने बाहर फेंक दिया तो नॉन डिफेक्टिव तो 7 ही बचेंगे ना। डिफेक्टिव 1 निकाल कर बाहर रख दिया आपने तो डिफेक्टिव बच गए 2 और नॉन डिफेक्टिव तो 7 ही बचे पाएंगे, लेकिन टोटल कितने हो जाएंगे 9। 7 ये हो गए और 2 ये बचे हुए हैं 9, इसलिए मैंने 9 लिखा नीचे। अब तीसरा फिर डिफेक्टिव निकालूंगा तो 6/8, फिर डिफेक्टिव निकालूंगा तो 5/7। कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों इसको आराम से, ठीक है ना। उसके बाद है बेटा प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2, यानी कि 2 डिफेक्टिव आ जाएं और 2 नॉन डिफेक्टिव आ जाएं। ये डिफेक्टिव आ गए जैसे पहले दूसरे प्लेस पर, और तीसरे चौथे प्लेस पर नॉन डिफेक्टिव आ गए, तो नॉन डिफेक्टिव ये आ गए। अब देखो बच्चों यहाँ पर 6 केसेस बन जाते हैं। डिफेक्टिव जो पहले दूसरे पर आ सकता है, पहले तीसरे पर, पहले चौथे पर, दूसरे तीसरे पर, दूसरे चौथे पर, तीसरे चौथे पर, 6 केस बन गए। तो इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करके और निकाल सकते हो आंसर, ठीक है ना। तो PA यानी कि 3/10, फिर PA यानी कि 2/9, फिर नोट A यानी कि 7, ये 7 ही रहेंगे फिलहाल, 7/8, और फिर ये 6 हो जाएंगे, ये 7 हो जाएंगे, और भैया आपने मल्टीप्लाई करना है इसको 6 से। देखिए दोबारा बता देता हूँ, PA यानी कि डिफेक्टिव आ जाए तो डिफेक्टिव 3 है, टोटल 10 हैं तो 3/10, फिर डिफेक्टिव आ जाए 2/9, और तीसरे प्लेस पर नॉन डिफेक्टिव आए तो नॉन डिफेक्टिव कितने बचे आपके पास 7, और टोटल 10 थे, 10 में से 2 बाहर जा चुके तो 8 बच जाएंगे इसमें। फिर नॉन डिफेक्टिव आ जाए तो 6/7। कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 3, यानी कि 3 डिफेक्टिव आ जाएं, तो 3 डिफेक्टिव आएंगे तो ये आ जाएगा PA एंड P नोट A, ठीक है ना। 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, इस तरीके से। तो ये आ गया आपका 3/10, 2/9 और 1/8। 3/10, 2/9, 1/8, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नॉन डिफेक्टिव। नॉन डिफेक्टिव मीन्स 7/7, और भाई ऐसे केस 4 हो गए, 4 से गुणा कर दिया। अब उसके बाद लास्ट बच गया प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 4, यानी कि चारों के चारों डिफेक्टिव आ जाए, और ऐसा हो नहीं सकता, वो क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो ये तो PD बन जाएगा आपका, XI हो गया 0 1 2 3 4 लिखिए चाहे, या 0 1 2 3 तक लिख सकते हो, और ये PI हो गया दिस एंड दिस, ठीक है ना। अब ये कंप्लीट होया बच्चों। ये बात करते हैं प्रोबेबिलिटी व्हेन x लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन इक्वल टू मीन्स प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1। ये देखो 0 वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये होगी, यहाँ पर रखेंगे इसको, और 1 वाले की प्रोबेबिलिटी ये होगी, ये वाली,
ये यहाँ पर रखेंगे और ऐड कर देंगे उसको, ठीक है ना। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी लेस देन 1, तो लेस देन 1 में केवल ये आ जाएगा बच्चों, इसमें इक्वल 1 था तो 1 वाली भी लेनी थी, 1 से नीचे वाली भी लेनी थी, और इसमें क्या है लेस देन 1, लेस देन 1 मीन्स यानी कि केवल 0 वाले की प्रोबेबिलिटी, तो 0 वाले की प्रोबेबिलिटी ये थी, ये टोटल कर लीजिए, इसका आंसर आ गया सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट का। ये है 0 लेस देन x लेस देन 2, 0 लेस देन x लेस देन 2 मतलब 0 और 2 के बीच का नंबर यानी कि 1, तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1 रिक्वायर्ड है यहाँ पर इनडायरेक्टली, तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1 ये है बच्चों, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस कैलकुलेट कर सकते हो आप। नेक्स्ट है बच्चों 15 क्वेश्चन, PD गिवन है और k ग्रेटर देन 0 लिखा है यहाँ पर, और सबसे पहले आपने फाइंड आउट करनी k की वैल्यू, ठीक है ना, फाइंड k। तो भाई वी नो दैट समेशन PI ऑलवेज इक्वल टू 1, यानी कि सभी PI का सम क्या है 1 के इक्वल होगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि वेरिफिकेशन कैसे करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, सभी की प्रोबेबिलिटी का, सभी केसेस की प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो जाएगा, क्योंकि उसमें सारे केस शामिल हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे आपके पास रेड बॉल हैं 4 और ब्लैक बॉल हैं 7 और टोटल हो जाएंगे 11। अब जैसे इसमें से 4 बॉल निकालनी है तो रेड का PD अगर हमने बनाना पड़ जाए तो रेड के केस हो सकते हैं बच्चों 0 1 2 3 4, यानी कि ऐसा भी हो सकता है एक भी रेड ना, ये ऐसा हो सकता है 1 रेड आ जाए, 2 रेड आ जाए, 3 रेड आ जाए, 4 रेड, यानी कि सारा सैंपल स्पेस कवर कर लिया हमने, तो पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी तो क्या हो जाएगी 1, यानी कि सभी की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज क्या होगा 1 के इक्वल। तो इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए मैं इन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम जो है ना वो 1 के इक्वल रख देता हूँ, प्लस ये है 4k माइनस 10k स्क्वेयर और प्लस 5k माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो भाई बच्चों इसको लेफ्ट में ले आते हैं, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 3k क्यूब और ये माइनस 10k स्क्वेयर, डिसेंडिंग पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ, और प्लस का 9k एंड माइनस 2 राइट साइड 0, ठीक है ना। अब देखिए k की जगह यहाँ पर हम सबसे पहले पुट करेंगे 1 हीट एंड ट्रायल से, इसको ये जो क्यूबिक इक्वेशन है आपकी इसको सोल्व करना आपने, और सोल्व करने के लिए क्यूबिक इक्वेशन का मेथड है बच्चों फिलहाल अपने पास हीट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि सबसे पहले k की जगह 1 पुट करेंगे, देखेंगे ये 0 बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो फिर -1 +2 -2 +3 -3, यही एक मेथड है जो अपने स्टैंडर्ड का है। तो 1 पुट करेंगे, k की जगह ये आ जाएगा k का क्यूब यानी कि 1 और k का स्क्वायर यानी कि 1, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ जाएगा 9 और -2 इक्वल टू 0 है ही। तो लेफ्ट में भी क्या आ गया बच्चों, ये आ जाएगा देखो -12 ये हो गया और +12 ये हो गया, जो कि क्या आ गया 0। तो भाई 0 इक्वल टू 0 आ गया, दैट मीन्स k इक्वल टू 1 इसका क्या हो गया सोल्यूशन। तो k -1 से इसको डिवाइड कर देते हैं, देखो डिवाइड मैं करूँगा सिंथेटिक डिवीजन से। सबसे पहले k क्यूब का कोफिशिएंट लिखिए यहाँ पर 3, फिर k स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखेंगे -10 और फिर k का कोफिशिएंट लिखेंगे 9 और फिर k की पावर 0 का कोफिशिएंट लिखेंगे -2। अगर कोई मिस है इसमें से टर्म तो उसकी जगह आपने लिखना है 0। बाई चांस यहाँ पर -10k स्क्वायर नहीं होता, ये आपकी स्टेटमेंट होती 3k क्यूब + 9k -2, तो k क्यूब का कोफिशिएंट 3 लिखा, k स्क्वायर नहीं होती तो उसका कोफिशिएंट यहाँ पर हम 0 लिखते, फिर k का कोफिशिएंट यानी कि 1 पावर का फिर 0 का। तो इस तरीके से लिखने के बाद इसको हम सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करेंगे बच्चों। जो इसका सॉल्यूशन आया है वो यहाँ पर लिखिए आप 1, इसको ब्लैंक छोड़कर और नीचे उतार लीजिए ऐसे, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करना आपने, इन दोनों का प्रोडक्ट करके इसके नीचे लिखना है और फिर इन दोनों को ऐड करना आपने, इन दोनों को करना आपने ऐड करेंगे तो -7 हो जाएगा, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि जो भी आएगा उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होती जाएगी इस 1 के साथ, 1 की जगह और कुछ हो तो उसके साथ हो जाएगी, जिससे भी आप डिवाइड करना चाहते हो। तो 1 के साथ करेंगे तो -7 आ गया, -7 आ गया ये, फिर इसको ऐड करेंगे हम,
ऐड करना, इसको आपने ऐड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। फिर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, देखो इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई, सभी की मल्टीप्लाई 1 के साथ होती रहेगी। वैसे तो 1 ही आता रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 हो गई। अब इसको ऐड करेंगे तो हम 0 आ गए। तो ये डिप्रेस्ड इक्वेशन आ गई बच्चों, डिप्रेस्ड इक्वेशन ये आ गई 3k² माइनस 7k और प्लस 2, ठीक है ना। यानी कि पावर टूट कर आ गई, पहले पावर थी 3, अब पावर टूट कर आ गई 2। तो ये हो गया आपका 3k² माइनस 7k प्लस 2। तो जो आपकी स्टेटमेंट थी यानी कि 3k³ माइनस 10k² प्लस 9k माइनस 2, दिस कैन बी रिटन एज k माइनस 1 3k² माइनस 7k एंड प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बच गई, इसको फैक्टराइज किया जा सकता है बेटा आराम से। फैक्टर हो जाएंगे आपके, यानी कि माइनस 7k के 2 टुकड़े करने हैं आपने, जिससे उनका प्रोडक्ट तो आ जाए 6 के इक्वल और सम आ जाए 7। तो 6 और 1 आ जाएंगे 3k² और माइनस 6k एंड माइनस k और प्लस 2 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, माइनस 7k जो था उसकी जगह 2 टर्म लिखी मैंने, उसको एक्सप्रेस कर दिया एज सम ऑफ 2 टर्म्स, वन ऑफ इज विच इज माइनस 6k एंड माइनस k इज अदर, सच दैट देयर सम इज माइनस 7k एंड देयर प्रोडक्ट इज विच इज द प्रोडक्ट इक्वल टू द a एंड c, यानी कि a और c का जो प्रोडक्ट है, इनका प्रोडक्ट a और c के प्रोडक्ट के इक्वल, और सम इनका आ जाएगा माइनस 7k। ऐसे आपने फैक्टर कर देने इसके। जानते हो आप बेटा 8th क्लास से स्टार्ट हो गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दोनों में से आप 3k कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा k माइनस 2। फिर लास्ट वाले में से -1 कॉमन निकालना आपने, तो k माइनस 2 यहाँ पर बच जाएगा और ये ब्रैकेट बंद और ये आ गया, तो k माइनस 1 यहाँ पर बच जाएगा, ये आ गया k माइनस 2 और 3k माइनस 1, राइट साइड 0। तो यहाँ से k की वैल्यू जो है, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1, 2 एंड 1/3, 3 वैल्यू आ गई। अब आपने देखना है कि आंसर कौन सा देना, तीनों देने या उनमें से कोई एक देना है। तो सबसे पहले 1 को चेक करता हूँ मैं, अगर 1 यहाँ पर रखता हूँ तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0, यानी कि इस इवेंट के हैपन नहीं होने के जो भी रिक्वायरमेंट है 3 चांस है। तो भाई चांस ज़्यादा से ज़्यादा 1 होते हैं या 0 होते हैं कम से कम, यानी कि 0 और 1 तक ही चांस हो सकते हैं, 0 से लेकर 1 तक। किसी की भी प्रोबेबिलिटी जो है वो मिनिमम आएगी 0 और मैक्सिमम आएगी 1, 0 से लेस नहीं आ सकती, यानी कि नेगेटिव कभी नहीं आएगी, और 1 से ग्रेटर नहीं आ सकती। तो इसको आपने रिजेक्ट करना पड़ेगा, इसको रिजेक्ट, ठीक है ना, ये रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड। उसके बाद जो है यहाँ पर भी आप पुट करके देख लियो, यहाँ पर भी गलत होने लग रहा है, यहाँ पर भी, यानी कि कोई भी एक प्रोबेबिलिटी अगर कंडीशन को ब्रेक कर देती है उसको वहीं पर रिजेक्ट करना पड़ेगा उस वैल्यू को। फिर 2 रखेंगे तो डेफिनेटली 8 3 जा 24 होगी, ये भी बिल्कुल गलत हो गई, तो इसको भी रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। और सिलेक्ट हो गया भाई, ये एक वैल्यू तो हो गई सिलेक्ट। 1/3 यहाँ पर रख के देख लो आप, 1/27 यानी कि 1/9 इसका आ जाएगा आंसर। 1/3 यहाँ पर रखेंगे, 1/3 इसका भी आंसर आ जाएगा, यानी कि 0 से 1 के बीच में, और इसका भी आंसर 0 से 1 के बीच में आएगा। तो k की वैल्यू निकालने के बाद आपने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी व्हेन x लेस देन 2। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x लेस देन 2, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1। इन दोनों को ऐड कर देना आपने, यानी कि 3k³ और प्लस 4k माइनस 10k²। k की वैल्यू 1/3 रखेंगे तो 1/27 ये हो जाएगा, 4/3 ये हो जाएगा, माइनस 10/9 ये हो जाएगा। एलसीएम ले सकते हो आप इसका, ये आ गया आपका 9, यहाँ पर 9 एलसीएम आ जाएगा। 1 और 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 और -9, तो 13 - 9 क्या आ गया 4/9, ठीक है ना। कैलकुलेशन चेक कर सकते हो बेटा। उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी व्हेन x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2। तो सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2 रिक्वायर्ड है यहाँ पर, यानी कि 1 से ग्रेटर और 2 या उससे लेस, तो 2 ही हुआ ना केवल।
क्योंकि और तो कोई वैल्यू है नहीं इसमें जो 1 से ग्रेटर और 2 से लेस या उसके इक्वल हो, तो केवल यही है वैल्यू। तो ये आ जाएगा 5k - 1, k की जगह 1/3 रखेंगे माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 2/3। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चों बिल्कुल सेम क्वेश्चन 15 जैसा, इसमें भी क्या है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल k की वैल्यू निकालनी, उसके बाद इन दोनों को कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट सुमेशन pi इक्वल टू 1, और i की वैल्यू क्या है बच्चों, i की वैल्यू यहाँ पर है 0 से लेकर और 8 तक। ठीक है ना, यानी कि p0 + p1 + p2 + p3 + p4 + p5 + p6 + p7 + p8, तो यानी कि k + 3k + 5k + 7k + 8k + 11k + 0 + k और +3k = 1। तो ये आ जाएगा बच्चों 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 8 24, 24 + 4 28 और 28 + 11 यानी कि 9 और 3 39 k, और राइट में है बेटा 1, तो k की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी आपकी 1/39। रिजेक्ट सेलेक्ट कुछ होगा ही नहीं, यहाँ पर a की वैल्यू आई है, इसको सेलेक्ट ही करना पड़ेगा। आप यहाँ पर रख के देख लीजिए, क्योंकि ये वैल्यू ही ऐसी निकाली हमने जिससे इसका सम 1 हो जाए, और यहाँ पर कोई भी ये k की वैल्यू कहीं पर भी रखने से कोई भी प्रोबेबिलिटी जो है 0 से लेस नहीं होगी और 1 से ग्रेटर नहीं होगी। अब आपने निकालना प्रोबेबिलिटी व्हेन लेस देन x < 3, यानी कि बच्चों प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 0 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 1 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 2, ये आपने प्रोबेबिलिटी निकाल कर ऐड कर देनी है। ठीक है ना, फिर ये है प्रोबेबिलिटी 2 < x < 5, यह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 2 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 3 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 4 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 5। ठीक है ना, इन सब को ऐड कर देना आपने, ये आपका आंसर आ जाएगा इसके लिए, यानी कि 2 3 4 5 सभी की प्रोबेबिलिटी का सम निकालना, यानी कि इन सभी को आपने ऐड कर देना बच्चों, इन सभी को। और पहले वाले में क्या है, पहले वाले में इन सब को ऐड कर देना है 0 1 और 2, यानी कि 5 3 8 8 + 1 11। प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 0 यानी कि k, प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 1 यानी कि 3k, और प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 3 k 3k और 5k, प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 2 5k। तो ये आ गया आपका 8 + 1 11, 8 + 5 + 3 8, 8 + 1 11 यानी कि 9k, ये आ गया आपका 9k। ठीक है ना, और k की वैल्यू क्या है 1/39, तो 9 × 1/39, तो आंसर आ जाएगा बच्चों आपका 3/13। तो इसी तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, बिल्कुल ईजी है ये। नेक्स्ट बच्चों 17 क्वेश्चन और इसका लास्ट क्वेश्चन, ए रैंडम वेरिएबल X हैज़ द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, let x denote the number of hours you study during a randomly selected school day। x डिनोट करता है नंबर ऑफ स्टडी आवर्स को बच्चों, randomly selected school day, the probability that x can take value small x has the following form where small k is some unknown constant, this and this, find value of k, what is the probability that you study at least 2 hours at most 2 hours। तो बच्चों पहले तो हम पीडी तैयार करते हैं इसका, देखिए पीडी, तो x की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 और 4, x की वैल्यू है बेटा 0 1 2 3 4 और 5 6 7 पर प्रोबेबिलिटी 0 है, वो मैंने लिखी नहीं यहाँ पर। तो पी आई क्या आ जाएगा, देखिए पी आई ये आपका एक्स आई है और ये आ जाएगा पी आई। तो x की जगह 0 रखेंगे बेटा तो प्रोबेबिलिटी है 0.1, x की जगह 1 रखेंगे अगर तो प्रोबेबिलिटी है k,
x की जगह अगर 2 रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी है 2k, और x की जगह अगर 3 रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी यहाँ पर 5 - 3 2k, और x की जगह 4 रखेंगे तो 5 - 4 यानी कि k, और 5 रखे नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 दे ही रखी यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो k की वैल्यू निकलेगी। देखिए तो k की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, समेशन pi जो है बेटा वो हो जाएगा 1 के इक्वल सभी की प्रोबेबिलिटी का सम, क्योंकि सारे केसेस इतने ही है इसमें, तो सभी की प्रोबेबिलिटी का सम 1 ही होगा डेफिनेटली। तो ये है 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k और प्लस k, और राइट में है 1। तो ये हो गया 4 5 6 6k, और राइट में 1 - 0.1, तो 6k एज इट इज, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.0 में से 0.1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.9 आ जाएगा, ये 0.9, ठीक है ना। और k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0.9/6, यानी कि डेसिमल हटाएंगे तो 9/60, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3/20। तो k की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3/20, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ेंगे एटलीस्ट 2 आवर्स, कम से कम 2 घंटे। तो कम से कम 2 घंटे मीन्स 2 + 3 + 4, यानी कि कम से कम 2 आवर का मीनिंग है बच्चों 2 या 2 से ज़्यादा आवर स्टडी करने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो चांस है, वो हमने फाइंड आउट करना है। x when x = 2, प्रोबेबिलिटी when x = 3, प्रोबेबिलिटी when x = 4, यानी कि कम से कम 2 घंटे उस सेलेक्टेड डे में हम पढ़ते हैं, कम से कम 2 घंटे उसके चांस निकालने हैं आपने। कम से कम 2 का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, तो ये आ जाएगा 4k + 1 5k, और k की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 3/20, तो आंसर आ जाएगा बेटा 3/4। नेक्स्ट है एटमोस्ट 2 आवर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे मीन्स 0 1 और 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे। तो 0 यानी कि 0.1 प्लस प्रोबेबिलिटी when x = 1 यानी कि k, और प्लस 2k, यानी कि 0.1 + 3k। k की वैल्यू रखेंगे, k की वैल्यू है आपकी यहाँ पर 3/20, 3/20, ये आ गया 1/10 + 9/20। एलसीएम लेंगे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 2 + 9 यानी कि 11/20। तो बच्चों मेरी तरफ से बेटा एक्सरसाइज 15.7 भी कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। किसी प्रॉब्लम में क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर चला है तो प्रोबेबिलिटी की बात करूँगा मैं। किसी भी जो एक्सरसाइज हो चुकी या जो रहती हैं उसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो आप उसकी फ़ोटो मेरे पास सेंड कर सकते हो, मैं उसकी आपके पास वीडियो सेंड कर दूंगा। यानी कि कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो उसकी स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करके, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा बेटा आपके लिए। तो अच्छे से स्टडी करो, प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिखो।